हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 22 मार्च को होने वाली है उसके लिए मॉडल पेपर देखेंगे। जिस तरीके से अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सेम ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने है, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है केरल। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कृषि कार्य समुद्र तल से 2 मीटर नीचे किया जाता है। ठीक है, और इसी क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग साथ साथ में जानते चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन राज्यों में से निम्न राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है? ये एग्जाम पीसीएस लेवल का है, आप सभी जान रहे हैं, और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं, तो उसी तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विकल्प आप सभी के सामने है, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश। अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से निम्न राज्यों का जो वनाच्छादित प्रतिशत है वो कितना है आप लोग जानते रहिए। गोवा 60.43% है। गुजरात का यहाँ पे आप जानिए 7.57% है। बिहार का 7.76% है और उत्तर प्रदेश का 6.15% है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इन राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत सबसे कम है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग जल्दी से बताइएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे जानना है देशांतर। तो विकल्प आप लोग जल्दी से चूज करिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 या आधा घंटा। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 2 घंटा सही होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए आपको गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग की देशांतर स्थिति जाननी जरूरी है। कितने देशांतर पर गुजरात का पश्चिमी छोर स्थित है और कितने देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर कितने डिग्री देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर ये है गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर ये है लगभग 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर है। और इन दोनों में अंतर कितना है? लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और आप सभी जानते हैं प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट का समय अंतराल है। प्रत्येक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो इस तरीके से 30 देशांतर पार करने के लिए 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट लगेगा। क्लियर हो गया? अब 120 उत्तर आपका घंटे में दिया तो 120 मिनट में कितने घंटे बटा यहाँ पे 60 का आप भाग दे देंगे, 6 दूना 12, तो यानी कि 6 दूनी 12 ये आपका 2 घंटा आ जाता है। तो उत्तर आपका बी सही हो जाता है, 2 घंटा। आपको डिटेल में सब कुछ जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। डिटेल
डेप्थ नॉलेज चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? आपको बताना है यहाँ पे मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, यानी कि कार्डामम की पहाड़ियाँ जो हैं वो किन की सीमाओं पर स्थित हैं? आपको बताना है यहाँ पे कार्डामम की पहाड़ियाँ। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, केरल एवं तमिलनाडु। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कार्डामम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम, यानी कि कार्डामम इलायची की पहाड़ियाँ हैं। यह पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे कार्डामम की पहाड़ी कहा जाता है। कार्डामम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के मध्य है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कई बार, तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अनाईमुडी। अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर के लगभग है। दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? डोडा बेट्टा है जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। क्लियर है? अन्नामुडी और डोडा बेट्टा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाता है बी, अनाईमुडी। क्लियर है? जो कुछ भी मैंने आपको फैक्ट बताया आप सभी अपने दिमाग में रखते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नगर है लूनी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अजमेर। इन विकल्पों में से अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। कौन सी नदी है? अंतर्वाही। और ये कहाँ से निकलती है? यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से निकल करके ये कच्छ केरल में जाकर ये मिल जाती है। इस नदी में बहुत अधिक लवणता होती है। बहुत अधिक लवणता होने के कारण ही इसे लूनी नाम दिया गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, यमुना, घाघरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, घाघरा। अयोध्या घाघरा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और ये नदी बलिया और छपरा के बीच में गंगा नदी में मिल जाती है। इसे और एक नाम से जाना जाता है, काली नदी। इसे काली नदी और शारदा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी का उद्गम आपको बताना है। कावेरी नदी का उद्गम, हमने नदियों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया, उसमें सभी नदियों से आने वाले क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा उसे। तो क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कावेरी नदी का उद्गम है, विकल्प आपका सही हो जाता है बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कावेरी नदी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया, तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए।
कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को, नर्मदा को। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई लास्ट में कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है यहाँ पे किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारतीय राज्यों के तटरेखा की लंबाई के अनुसार जो शीर्ष 4 राज्य हैं उनके बारे में आप जानते रहिएगा। मेनली 3-4 राज्यों के बारे में ही क्रम पूछता है। तो गुजरात सबसे पहले स्थान पर है, लगभग 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई 973 किलोमीटर। तमिलनाडु की 960 किलोमीटर। केरल की 569 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? फुलर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उत्तर प्रदेश में। फुलर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेनली उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो फुलर झील उत्तर प्रदेश के मेनली पीलीभीत जिले में स्थित है। यहीं से गोमती नदी निकलती है। सारे फैक्ट आप लोग जानते रहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? आपको बताना है यहाँ पे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, पक्षाभ मेघ। कौन सा मेघ? पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इनका रंग सफ़ेद होता है और इनकी आकृति पक्षी के पंखों के समान होती है। ये मेघ चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं, चक्रवात के आगमन के ये सूचक होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। सागौन और साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उत्पाद हैं, जहां वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कितने वर्ष से अधिक? आपको बताना है यहाँ पे 15 वर्ष, 25, 40 या 50 वर्ष से। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 50 वर्ष से। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो 50 वर्ष अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती। क्लियर है? क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? आपको बताना है यहाँ पे भारत में कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग 43% क्षेत्र पर फैली हुई है। 43% क्षेत्र को ये कवर करती है। जबकि लाल मिट्टी 18.6% क्षेत्र पर और लेटराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्र पर और काली मिट्टी 15.2% क्षेत्र पर ये पूरी फैली हुई है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अब कुछ फैक्ट जानते चलिए। रिहंद परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस स्थान पर? पिपरी नामक स्थान पर। पिपरी नामक स्थान पर और किस नदी पर? रिहंद नदी पर निर्मित है और यहीं पर लगभग
130 वर्ग किलोमीटर की एरिया में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो इस तरीके से आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जल चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में? तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, जल चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में। जल चक्र मतलब जल का विभिन्न रूपों में बदलना, वो जल चक्र कहलाता है। जैसे जल मेनली 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में बर्फ हो गया, द्रव रूप में जल, गैस रूप में वाष्प। ठीक, अब जैसे देखिए जलाशय में जल है, ये जल ये द्रव अवस्था में है, फिर ये भाप बन करके ऊपर उठता है, वाष्प रूप में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे भाप बन जाता है। फिर भाप ये बाद में संघनित होकर के बाद में वर्षा का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल का वाष्पीकरण करना, फिर उसके बाद वर्षा हो जाना, फिर उसके बाद पौधों को प्राप्त होना, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है वायुमंडल में। ये पूरा क्रम ये चलता रहता है, तो यही हो जाता है जल चक्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है कैसा? इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव कैसा होता? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इस तरह के पिरामिड में हर पोषण स्तर पर एक पोषण स्तर, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा, यहाँ पे ऊर्जा सबसे ज़्यादा है एक पोषण स्तर पर, फिर उसके बाद दूसरे में थोड़ी सी कम, फिर उसके बाद और कम, इस तरीके से तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। क्योंकि प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देते हैं, आप सभी जानते हैं, और शेष सभी पोषण तलों से 90% ऊर्जा का ही उपयोग हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। और एक चीज आप लोग जानते रहिए, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण के अजैविक घटकों, वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक, इन तीनों लक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? किन की वजह से प्रदूषण बढ़ता है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण एवं जनसंख्या में वृद्धि, वनों का ह्रास, ये तीनों प्रदूषण में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। क्वेश्चन है, इबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं किससे? इबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ये संबंधित है, इबोनी और महोगनी वृक्ष। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं उनमें कौन कौन है? सिनकोना है, महोगनी है, इबोनी है
रबड़ है, नारियल, साल, ताड़, बांस, ये सभी प्रमुख हैं। अधिक वर्षा के कारण ये वन सदाबहार रहते हैं। वृक्षों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की होड़ के कारण वृक्षों की लंबाई लगभग 40 से लेकर के 60 मीटर तक बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है कहां पर? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, केरल में। चिनार वन्य जीव विहार ये कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन, पीतांबरी एक प्रजाति है किसकी? पीतांबरी एक प्रजाति है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है पीली सरसों की। पीतांबरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार में उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड रूप में रहती है? जो नाइट्रोजन है वो एमाइड रूप में रहती है किस उर्वरक में? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, यूरिया में। नाइट्रोजन एमाइड रूप में यूरिया में विद्यमान रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? लगभग 46% के करीब होती है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसे भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है और अमोनिया निकलती है, और ये अमोनिया विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर दी जाती है, जो कि पौधों द्वारा उपयुक्त कर लिया जाता है। तो ये रोल होता है यूरिया का पेड़ों में डालने पर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था किस वर्ष में? 2004-05 में, 2000 या 2001 में, 98-99 में, 95-96 में? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण की व्यवस्था की जाती है। किसानों को ऋण दिया जाता है बैंक के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है यहाँ पे, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। 1984 में कल्याणपुर, कानपुर में किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र या मुर्गी पालन के लिए? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है स्वर्ण उत्पादन के लिए ये कालगुरली विख्यात है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? आपको बताना है यहाँ पे कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, स्टेपीज। स्टेपीज ये कहाँ पर? यूरेशिया में पाया जाता है। जो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ पे प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट ये कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया, रूस, इन सभी जगहों पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार कब आता है? विकल्प आप सभी के सामने, यहाँ पे ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बृहद ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आता है। बृहद ज्वार की स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। लघु ज्वार
अच्छा, बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी या युति वियुति। क्या कहते हैं? युति वियुति या सिजगी। और आपको बता दें, लघु ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। ये जानते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाता है आज का मॉडल पेपर आपका कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप लोग जरूर रिप्लाई कर पाएंगे, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जितना बढ़िया आपका फीडबैक होगा अगला वीडियो आपको वैसे ही मिलेगा। फटाफट से आप लोग फीडबैक देंगे तो जल्दी जल्दी से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो बिना देरी के जल्दी से आप लोग फीडबैक दीजिए अपना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। और फ्रेंड्स, जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग वनडे एग्जाम टाइप के जीएस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियोस जरूर मिलेंगी। तो चैनल के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ की वीडियोज़ देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अपना प्रीसियस फीडबैक देना भी ना भूलिएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? हमेशा की तरह कम से कम आप लोग अपने 10 दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।